हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 आहार आयोजन के बारे में। जैसे अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व संतुलित अवस्था में हो। एक लैटिन कहावत है मेंस सना इन कॉर्पोरल सना, जिसका अर्थ है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस बात को हम सभी अग्री करते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम कोई भी काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब देखते हैं इस पाठ के उद्देश्य को, जिसमें हम जानेंगे आहार आयोजन का अर्थ, आहार आयोजन के महत्व, आहार आयोजन का सिद्धांत, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार के लिए आहार आयोजन। पहला यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है आहार आयोजन का अर्थ, जिसको पूरे डिटेल में समझाया गया है। उसके बाद है आहार आयोजन का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आहार आयोजन के पूरे महत्व के बारे में बताया गया है टॉपिक वाइज टॉपिक, और एक यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ बताया गया है आहार आयोजन के सिद्धांत के बारे में। आहार आयोजन के पूरे सिद्धांत को डिटेल में समझाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज का जो टॉपिक है वो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो सभी को यहाँ डिटेल में बताया गया है। कुछ टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं। अब आते हैं हमने क्या सीखा फर्स्ट, जहाँ पे है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आहार का तात्पर्य है, तो आहार का तात्पर्य होता है भोजन से, तो भोजन इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। आहार आयोजन का महत्व है, क्या महत्व रखता है परिवार के लिए, सर्वप्रथम इसमें परिवार आता है। फिर है परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई क्या है, पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना। नंबर प्रश्न है आहार आयोजन प्रभावित होता है, तो वो है मौसम से। नेक्स्ट आते हैं सही या गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है आयु तथा शरीर भार एक व्यक्ति की पोषणीय आवश्यकताओं को निश्चित करते हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन करते समय उत्सवों का भी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही। आहार आयोजन करते समय उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये गलत है। आहार में विविधता एवं आहार आकर्षक भी होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। मध्यम आय वर्ग के लोग भोजन में अधिक विविधता लाने के लिए अनाज, दालों, दूध, फल व सब्जियों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं, सही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवार के लिए आहार आयोजन कैसा होना चाहिए, जैसे गर्भावस्था के दौरान किस तरह का आहार आयोजन किया जाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। यहाँ देखिए एक सारणी के माध्यम से सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाले स्त्री के लिए आहार आयोजन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सारे डिटेल बताई गई हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, फिर यहाँ एक तालिका में समझाया गया है स्तनपान कराने वाली स्त्री के लिए प्रस्तावित आवश्यकता, किस चीज़ की उन्हें कितनी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। फिर आते हैं हमने क्या सीखा, दो, जहाँ है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है गर्भावस्था में शरीर के चयापचय में परिवर्तन होता है। दूसरा है गर्भावस्था में अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। तीसरा नवजात शिशु 3-4 महीने तक पूर्ण रूप से माँ के दूध पर आश्रित रहता है। चौथा गर्भावस्था में अतिरिक्त 500 कैलोरी की आवश्यकता गर्भवती स्त्री को रहती है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शिशुओं के लिए आहार आयोजन किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्तनपान त्याजन, यानी स्तनपान त्याजन के समय पर बच्चों को किस तरह का पोषण देना चाहिए, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। उसके बाद है एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्तनपान, जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शिशु की मांग व भूख के अनुसार स्तनपान कराना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जब तक संभव हो शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, कम से कम 1 से 6 माह तक। फिर आता है पूरक आहार। पूरक आहार क्या होता है उसके बारे में यहाँ पूरे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए आहार आयोजन, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका आहार आयोजन किस तरह से करना चाहिए, यहाँ बताया गया है। फिर आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, इस पेज पर बच्चों के लिए जो संतुलित आहार है उसकी एक तालिका बना करके दी गई है। फिर आते हैं इन्हें भी जाने। 4 से 6 माह के बाद शिशु को माँ का दूध के अतिरिक्त कुछ ऊपरी आहार हो सकता है, ये तरल, अर्ध तरल और मुलायम हो सकते हैं, इसे ही पूरक आहार कहते हैं, जैसे फलों का जूस, मसले हुए फल, खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी आदि। यानी कि जब शिशु को स्तन त्याजन के उपरांत क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है।
अब नेक्स्ट पेज पर है 6 महीने के शिशु की 1 दिन की आहार तालिका क्या होनी चाहिए, पूरा समय के साथ बताया गया है, प्रातः से लेकर के रात्रि तक के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है 1 वर्ष के शिशु के लिए 1 दिन की आहार तालिका के विषय में बताया गया है। यहाँ पे भी एक पूरी सूची बनाई गई है प्रातः काल से लेकर के और रात्रि तक का। उसके बाद आता है किशोर किशोरियों के लिए आहार आयोजन किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। जैसे एक किशोरी की 1 दिन की प्रस्तावित आहार आवश्यकताएं कितनी हो सकती हैं, इसके बारे में इस टेबल में बताया गया है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है किशोर किशोरियों के लिए 1 दिन का आहार आयोजन कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक के भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कितनी कितनी मात्राओं में होनी चाहिए, वो इस टेबल में बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस टॉपिक में बताया गया है वयस्कों के लिए आहार आयोजन कैसा होना चाहिए। 18 वर्ष से जो अधिक लोग होते हैं उनके आहार आयोजन के बारे में यहाँ सारिणी दी गई है, कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके आहार में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब आता है वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की कैसे आवश्यकता होती है, या जो लोग ज्वर से पीड़ित हैं उनका आहार आयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। फिर आता है अतिसार के रोगी का आहार आयोजन किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अतिसार के जो रोगी होते हैं उन्हें ORS दिया जाता है और ORS बनाने की यहाँ कुछ सामग्री दी गई है, घर पर हम कैसे उसे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये चार्ट है उसमें बताया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 2002 के अनुसार भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा कितनी कितनी मात्रा में किसको क्या लेना चाहिए, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब है हमारा हमने क्या सीखा 3, जिसमें है जन्म से 6 महीने तक शिशुओं को 108 किलो कैलोरी प्रतिदिन किलोग्राम शरीर भार के अनुसार ऊर्जा प्रस्तावित की गई है। दूसरा क्वेश्चन है 1 वर्ष तक के शिशु को 500 मिलीग्राम कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन है शिशु जन्म के प्रारंभिक दिनों में माँ के स्तन से पीले रंग का स्राव निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, यह विटामिन ए से भरपूर होता है। चौथा है 4 से 6 माह में शिशु को पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। पांचवा है किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था है। छठा है किशोरावस्था में बच्चे और बच्चियां आहार के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। फिर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो वो है कैल्शियम की कमी होती है। देन है संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों पर इन सभी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे शारीरिक शक्ति की क्षीणता हो जाती है, यानी शारीरिक शक्ति कम महसूस होती है, भार में कमी होती है और कमजोरी लगने लगती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। तीसरा है बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए, तो वो है 6 माह। चौथा है उत्तम स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के आहारों से बचना आवश्यक है, तो तेल मसालेदार गरिष्ठ पदार्थ कम खाना चाहिए। पांचवा है एक मध्यम वर्गीय परिवार में भोजन का स्वरूप होता है, तो कैसा होता है 2 बार नाश्ता तथा 2 बार खाना, यानी सुबह के टाइम में नाश्ता, शाम के टाइम में नाश्ता और दोपहर में खाना और रात के टाइम खाना। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन पूरे परिवार के लिए एक सा आहार आयोजन कठिन होता है, तो इसका पहला देख लेते हैं ऑप्शन, सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं एक से नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आयु के अनुरूप पौष्टिक आवश्यकताओं में भिन्नता होती है, सभी के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, तो इनका तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों सही होगा, तो इसलिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार परिवर्तन का अर्थ है, तो वो है मात्रा में परिवर्तन, गुणवत्ता में परिवर्तन और रूप में परिवर्तन, तो सही उत्तर होगा ये सभी। फिर है 8 नंबर प्रश्न अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए बिना मिर्च मसाले का सादा भोजन, तरल या अर्ध तरल भोजन देना चाहिए उन्हें। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। पहला है भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता होती है। फिर है आहार बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है जो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। उसके बाद है परिवार के विभिन्न सदस्यों की पोषण आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आहार आयोजन बहुत प्रभावकारी होता है परंतु बहुत जटिल कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद भी आहार आयोजन को प्रभावित करती है। फिर गर्भावस्था के दौरान ध्यानपूर्वक आहार आयोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट है ज्वर तथा अतिसार के दौरान आहार आवश्यकताएं बदल जाती हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर जिसमें है पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, आहार आयोजन क्या है? इसका उत्तर है
आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। आहार की योजना बनाते समय खाने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आहार आयोजन कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है स्तनपान क्यों ज़रूरी है। तो सेकंड नंबर का आंसर है स्तनपान शिशु के लिए प्राकृतिक सर्वोत्तम आहार है जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह दूध बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयोगी होता है। तीसरा प्रश्न है माता का दूध सर्वोत्तम आहार है कैसे। तो इसका उत्तर है क्योंकि माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। यह पूर्णतः जीवाणु रहित होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है ज्वर होने पर कैसा आहार देना चाहिए। इसका उत्तर है ज्वर होने पर रोगी का आहार प्रातःकालीन नाश्ते में दूध, टोस्ट और मक्खन, उबला सेव का गूदा, दिन के खाने में अच्छी तरह से पकाया चावल अथवा उबले आटे की रोटी, उबला अंडा देना चाहिए। सायंकालीन नाश्ते में वेजिटेबल सूप, साबूदाने की खीर आदि। रात्रि के खाने में पतली रोटी, कम तेल मसाले वाली सब्जी देना चाहिए। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें पहला प्रश्न है ORS क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में यह घोल देना चाहिए। इसका उत्तर है ORS अतिसार के लिए एक विशेष पेय है। यह सूखे नमकों का विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप में मिलाने पर जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। ORS बनाने की विधि यहाँ बताई गई है। 2 गिलास पानी को उबालकर ठंडा करना है तथा उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज या चीनी तथा 2 चुटकी नमक डालकर मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के लिए स्तनपान क्यों ज़रूरी है। स्तनपान त्याजन के समय बच्चों को किस प्रकार का आहार दिया जा सकता है। इसका उत्तर है दुग्धपान कराने से माता एवं बच्चे दोनों को मानसिक संतुष्टि मिलती है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है उसके निगलने और पचाने की शक्ति भी बढ़ जाती है। स्तनपान त्याजन के समय बच्चे को ऊपर का दूध बोतल से पिलाने की आदत डालनी चाहिए। दूध के साथ साथ नियमित रूप से पूरक और अनुपूरक आहार देना चाहिए जैसे सूजी की खीर, दलिया, सेव का गूदा, दाल का सूप, सब्जी का सूप आदि। विटामिन और खनिज लवणों की आपूर्ति के लिए संतरे का रस, टमाटर और पालक का सूप, फलों का रस आदि देते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन के सिद्धांतों की विवेचना करें। यहाँ है आहार आयोजन के सिद्धांत। पहला है परिवार के पोषणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार की व्यवस्था करना। दूसरा है मेन्यू बनाते समय सभी खाद्य वर्गों से खाद्य पदार्थों का चुनाव करना तथा एक आहार में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का कम या अधिक न होना। परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना। चौथा पॉइंट है परिवार के सदस्यों की रुचियां तथा अरुचियों का ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट है समय तथा श्रम की मितव्ययता को दृष्टिकोणगत रखना। छठा है आहार संतुष्टि देने वाला हो। सातवां है आहार पकाते समय पौष्टिक तत्व नष्ट ना होने देना। फिर है उत्सवों का ध्यान रखना। उसके बाद है धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखना। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आहार आयोजन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार आयोजन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है परिवार के समस्त सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार का आयोजन करना आवश्यक है। अब इसके कुछ कारण भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत। यानी कि आहार आयोजन में आहार बनाने पूर्व ही उसकी योजना बना ली जाती है। इससे समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि आहार आयोजन के अनुसार एक ही बार बाजार जाकर सामान लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति अपना कार्य समय बर्बाद किए बिना ही कर सकता है। यानी कि अगर ऐसे हम अचानक से आहार आयोजन करने बैठ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सोचने में कि आज क्या बनाया जाए। तो इसलिए पहले ही मेन्यू तैयार करके रख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आहार में विविधता एवं आकर्षण। किसी को भी एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आहार आयोजन करते समय विभिन्न खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। आहार नियोजन में सभी खाद्य वर्गों को सम्मिलित कर लिया जाता है। इससे बच्चों को सभी भोज्य पदार्थ खाने की आदत पड़ जाती है।
उसके बाद है चौथा पॉइंट, निर्धारित बजट में संतुलित एक रुचिकर भोजन। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की मात्रा व प्रकार का चयन परिवार की आय अर्थात भोजन के लिए उपलब्ध धन या निर्धारित बजट पर निर्भर करता है। यानी अगर घर में सभी लोग हैं और सबके लिए आहार का आयोजन करना है, तो अगर सभी की अलग अलग रुचि है अलग अलग भोजन करने में, तो उसके लिए बजट का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आहार आयोजन किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है परिवार के लोगों की पसंद के आधार पर स्वीकार्य भोजन प्रदान करना कठिन कार्य है, क्योंकि व्यक्तिगत रुचियां, भिन्न भिन्न पोषण की आवश्यकताएं तथा खाने की आदतें आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार के लोगों की संख्या एवं रुचियां, बहुत बड़ी संख्या में भी लोग हो सकते हैं, बहुत छोटी संख्या में हो सकते हैं, और सबकी पसंद भी अलग अलग हो सकती है। दूसरा आता है आर्थिक स्थिति, किस तरह की आपकी आर्थिक स्थिति है, इस हिसाब से भी आहार का आयोजन किया जाता है। समय का अभाव, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो तरह तरह के भोजन बना सके। उसके बाद आता है शाकाहारी और मांसाहारी की समस्या। कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आता है अज्ञानता, यानी हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि पौष्टिक तत्वों में किन किन चीज़ों को रखा जाना चाहिए, इस वजह से भी आहार आयोजन में समस्या आती है। फिर आता है आयु, शारीरिक बनावट तथा लिंग। उसके बाद है मौसम का प्रभाव। फिर आता है उपलब्ध भोज्य पदार्थ। फिर है क्रियाशीलता और व्यवसाय। उसके बाद है सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक तथ्य।